जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाइए। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाइए, पर किसी की मजबूरी का नहीं। पर किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। अगर ज़िंदगी मौका देती है अगर ज़िंदगी मौका देती है तो ज़िंदगी धोखा भी देती है तो ज़िंदगी धोखा भी देती है। नमस्कार मित्रों, आज के इस 37वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, हम विज्ञान के कक्षा 8 के कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले ग्रेफाइट के भौतिक गुण के बारे में और रासायनिक गुणों के बारे में बात किया। अब हम कार्बन के दूसरा क्रिस्टलीय अपर रूप, जिसे हम हीरा कहते हैं या डायमंड कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम में से अधिकांश लोग हीरों से परिचित होंगे। आप में से बहुत से उसे रत्न के रूप में भी जानते हैं। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। कार्बन परमाणुओं की हीरे की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना वाला होता है। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। अब हम हीरे के बारे में क्या क्या उपयोग है उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि हीरे की संरचना बिल्कुल त्रिविमीय और जटिल संरचना होती है, जो पूरी तरह से चतुष्फलकीय होती है। जैसा कि हमने बताया कि कार्बन का एक परमाणु से 4 कार्बन के परमाणु जुड़े होते हैं। हीरे का उपयोग कांच काटने तथा धातुओं में छेद करने के लिए भी होता है। इसको विभिन्न कोणों पर काटकर गहने एवं अंगूठी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हीरा बहुत ही मूल्यवान और कठोरतम पदार्थ है। भारत में हीरा बहुत ही कम मात्रा में मध्य प्रदेश के पन्ना तथा सतना में पाया जाता है, जबकि यही उत्तर प्रदेश के बादा के खानों में मिलता है। यदि हम अन्य जगहों की बात करें तो भारत में एक ऐसा राज्य जिसे हम कर्नाटक कहते हैं, वहाँ गोलकुंडा की खदानों में यह पाया जाता है। अब हम कार्बन के अन्य अपर रूप, जिसे क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं, फुलरिन्स के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1985 में कई रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म कर कार्बन का एक नया अपर रूप संश्लेषित किया, जिसे फुलरीन कहा गया। फुलरीन वह क्रिस्टलीय कार्बन है जिसमें 30 से 960 परमाणुओं से एक अणु प्राप्त होता है, जिसे हम फुलरीन कहते हैं। फुलरीन C60 का एक अणु, जिसका आकार फुटबॉल की तरह होता है, कार्बन के 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है। ये परमाणु 20 षटकोणीय तथा 12 पंचकोणीय व्यवस्था में जुड़े होते हैं। C60 फुलरीन विद्युत का कुचालक होता है। अब हम आगे अन्य अपरूप, जैसे ग्रेफीन भी इसका एक अन्य अपरूप है। लैंडस्लाइड भी एक दूसरा अपरूप माना जाता है, किंतु यह फुटबॉल की संरचना होने के कारण एक तरह से फुलरीन बहुत ही प्रसिद्ध कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है, जो बहुत ही अत्यधिक उच्च ताप पर पाया जाता है। जैसा कि वीडियो क्लिप में दिख रहा है, कार्बन के एक परमाणु से
कार्बन के 3 अन्य परमाणु जुड़े होते हैं और सभी के बीच में लगभग 120 अंश का कोण बनता है। इस प्रकार यह रही फुलरेंस की संरचना। सभी चाहे C30 से C960 के बीच सभी फुटबॉल के स्ट्रक्चर की ही संरचना इसकी होती है। अब हम कार्बनिक रसायन का परिचय के बारे में जानेंगे। 19वीं शताब्दी में के आरंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं और अकार्बनिक जिसे इनऑर्गेनिक कहा जाता है। जंतुओं और वनस्पतियों जिसे हम जीवधारी कहते हैं से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थों, चट्टानों, भूगर्भ आदि जैसे निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। जैसे कई पदार्थ चीनी, यूरिया, एल्कोहल, सिरका आदि कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक, ये सभी हम कार्बनिक पदार्थों में गिनते हैं। जबकि वहीं सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये सभी पदार्थ अकार्बनिक यौगिक में रखे गए। यह इस प्रकार पदार्थों को कार्बनिक और अकार्बनिक 2 भागों में बांट दिया गया। जैसा कि हमने बताया कि कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा अन्य कम मात्रा में तत्वों से बने हुए होते हैं, जिनमें से मुख्य उदाहरण चीनी, यूरिया, एल्कोहल, सिरका आदि पदार्थ हैं जिन्हें हम कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखते हैं। यदि हम उसी प्रकार अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सभी अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। सन 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वोलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया अमोनियम साइनाइड को गर्म करके बनाया। यदि हम इसके रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो अमोनियम साइनाइड का रासायनिक सूत्र NH4CnO होता है। उसको उन्होंने अपने प्रयोगशाला में गर्म करके यूरिया प्राप्त किया, जिसमें यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। यौगिकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व कार्बन होता है। उनको कार्बनिक यौगिक हम कहते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया से हमको प्रदर्शित हो रहा है कि दोनों में कार्बन मौजूद है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन सीधे रूप से अन्य बंधों द्वारा जुड़ा हुआ होता है तो वह कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है। अब हम परंतु कुछ कार्बनिक युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे CO2, CO, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड। अब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन रहित यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक नाम देकर वर्गीकरण किया गया। जैसा कि चित्र में कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, को देख रहे हैं। सामान्यतः सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन या उसके व्युत्पन्न होते हैं तथा मेथेन एवं उसके व्युत्पन्नों को छोड़कर लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन बंध होता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से
बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें कई उदाहरण हैं, जैसे कई अन्य उदाहरण जैसे हम कह सकते हैं मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसीटिलीन, ये सभी इसके कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं। यदि हम मेथेन की बात करें तो मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4 तथा संरचना चतुष्फल की, जैसा कि चित्र में दिख रहा है उस प्रकार की संरचना होती है। यदि हम अन्य हाइड्रोकार्बन जिसे हम एथेन कहते हैं, एथेन की बात करें तो वह उसकी रासायनिक सूत्र C2H6 होता है। इसी प्रकार कई ऐसे हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसीटिलीन और अन्य कई हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती है, जिसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला उदाहरण CH4 है, जिसे हम मेथेन कहते हैं। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। दूसरा एथेन। एथेन भी एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो 2 कार्बन वाला होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड अर्थात त्रिबंध होते हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण एथिलीन और एसीटिलीन। यदि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो देखिए, हम वीडियो क्लिप में देख पा रहे हैं कि मेथेन में एक कार्बन परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार यदि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मेथेन, एथेन के अलावा यदि हम प्रोपेन की बात करें, जो 3 कार्बन वाला एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र C3H8 होता है, यह भी सभी इसके कार्बन हाइड्रोजन के एकल बंधों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें कि जैसा वीडियो क्लिप में हम एथिलीन की संरचना को देख पा रहे हैं। एथिलीन का आयुपेक नेम एथीन होता है। एथिलीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है। वहीं यदि हम एसीटिलीन की बात करें तो एसीटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध अर्थात ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि एथिलीन, जिसका आयुपेक नेम एथीन होता है, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन्स भी है जिसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड को जिसे हम कार्बाइड कहते हैं, इसको यदि हम फलों में जैसे आम का और केले को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से एसीटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसीटिलीन के रूप में वेल्डिंग में किया जाता है। तो मित्रों, आज का बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।